Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Rambo Classes. Today we are going to discuss प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2015। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या किया था पहले पार्ट में, हमने जो हिस्ट्री था स्टूडेंट उसके जो पार्ट को हमने सभी को जो ऑप्शन सही था हमने क्या कर लिया था, एक्सप्लेन कर लिया था। ओके स्टूडेंट, तो हमारा हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे हमारा चलेगा सिविक्स का पार्ट। तो सिविक्स के पार्ट को हम देखेंगे स्टूडेंट। सिविक्स के पार्ट के अंदर मैंने पार्ट नंबर 1 बना दिया, उसमें कुछ क्वेश्चन डाल के मैंने उनको एक्सप्लेन किया है। पार्ट थोड़ा लेंथी जाता है इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी लेंथी है लेकिन ज़्यादा लेंथी नहीं, इसमें एक्सप्लेनेशन सभी 63 क्वेश्चंस की नहीं है, बल्कि मैं कई पार्ट में इनको क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, जिससे कि आपको थोड़े पार्ट में मैंने एक्सप्लेन थोड़ी लेंथी की हुई है, जिससे आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि एग्ज़ामिनर कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनर क्या करता है कि जो ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट, उन ऑप्शन में से कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट वो घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चंस जो स्टूडेंट को ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए नागरिक शास्त्र की अगर हम इस पार्ट की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये सब हम कर चुके हैं स्टूडेंट। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 को हम समझेंगे स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैं लगा लेती हूँ स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है, क्या पूछा गया हुआ है, देखिए स्टूडेंट, किसी प्रांत के राज्यपाल को, जो राज्यपाल यानी कि स्टूडेंट गवर्नर की यहाँ पे बात हो रही है, किसकी स्टूडेंट, गवर्नर की बात हो रही है। तो गवर्नर की अगर हम बात हो रही है तो यहाँ पे हम देखेंगे गवर्नर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन समझ लेंगे। गवर्नर जो है स्टूडेंट आर्टिकल नंबर 155 155 के अंदर, आर्टिकल नंबर 155 के अंदर किसकी बात की गई है, गवर्नर की। यहाँ पर गवर्नर की नियुक्ति की बात की गई है 155 में। ठीक है, अब राज्यपाल जो है स्टूडेंट राज्यपाल जो है राज्य का प्रमुख क्या होता है स्टूडेंट, संवैधानिक राज्यपाल राज्य का प्रमुख संवैधानिक अधिकारी होता है, या फिर इसको यूं कहें कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक क्या होता है, प्रमुख होता है। ओके, अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की अपॉइंट कौन करता है, तो राज्यपाल को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लेकिन इसके अलावा ऑप्शन में आपको एक चीज़ और मिलेगी, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझिएगा। क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा गया जाता है कि राज्यपाल को प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है या फिर प्रेसिडेंट द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा या किसी अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन होंगे तो आपको क्या किस ऑप्शन पर टिक करना है, आपको टिक करना है कि राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। और मंत्रिमंडल में क्या करना होती है, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल में क्या करनी होती है, सिफारिश। मंत्रिमंडल में क्या करनी होती है स्टूडेंट, सिफारिश करनी होती है, तब जाके अपॉइंट होता है कौन, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। जहाँ पर हमने आर्टिकल 155 को अभी समझा कि 155 में 155 आर्टिकल की अगर बात करें तो वहाँ पर किसको अपॉइंटमेंट की बात की गई है स्टूडेंट, तो की गई गवर्नर की। ओके, अब अगर इसकी बात की जाए आगे, देखिए थोड़ा सा गवर्नर के बारे में हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो गवर्नर जो है स्टूडेंट, जो 7वां जो अमेंडमेंट है स्टूडेंट, 7वां अमेंडमेंट 1956 का जो है, उसमें जो है एक राज्यपाल यानी कि एक जो गवर्नर जो है स्टूडेंट, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक राज्य का ही प्रमुख हो, ठीक है, किसी एक स्टेट का ही गवर्नर हो, वो जो है एक से अधिक स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। ये बात किसमें कही गई है, 7वां जो संविधान संशोधन 1956 है उसके अंदर ये बात कही गई है। और राज्यपाल जो है राज्य के अंदर, हमने पढ़ा कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन राज्यपाल जो है राज्य के अंदर, किसके अंतर्गत स्टूडेंट, राज्य के अंदर वो क्या करता है, केंद्र का यानी कि सेंटर का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। किसका स्टूडेंट प्रतिनिधित्व करता है सेंटर का, यानी कि केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगर इसकी कार्यकाल की बात करें स्टूडेंट तो उसका कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है बताइए। कार्यकाल की अगर बात की जाए, कार्यकाल होता है 5 ईयर यानी कि 5 साल का होता है। ओके, और गवर्नर के बारे में और मैं आपको नॉलेज बताती हूँ। जो गवर्नर है स्टूडेंट, जो गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर को
गवर्नर जो होते हैं, आपने सुना है ना, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्टूडेंट, विश्वविद्यालय जो होते हैं, विश्वविद्यालय, ओके। विश्वविद्यालय जो होते हैं स्टूडेंट, विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं, आपने सुना है विश्वविद्यालय के कुलपति, जब डिग्रियाँ बढ़ती हैं तो कुलपति आते हैं। तो कुलपति कौन है, कौन शख्स होते हैं कुलपति? जो कुलपति होते हैं वो कोई नहीं बल्कि स्टेट के क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं स्टूडेंट? गवर्नर होते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति को ही गवर्नर कहा जाता है, ओके स्टूडेंट। इनके पास काफ़ी पावर होती है, ठीक है। गवर्नर जो है, अगर हम उसके कार्यकाल की बात करें स्टूडेंट, तो जिस तारीख से वो अपॉइंट होगा, कौन? गवर्नर को जिस डेट से अपॉइंट किया जाएगा, आने वाली 5 साल तक ही उसी डेट पर उसको क्या किया जाएगा, उसको सेवानिवृत्त किया जाएगा, उसको रिज़ाइन किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, उसका कार्यकाल समाप्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, यदि यहाँ पर एक स्पेसिफिक बात अपने आप में यह है कि यदि गवर्नर 5 साल कम टाइम कंप्लीट होने पर भी यदि कोई अन्य उत्तराधिकारी गवर्नर की पोस्ट के लिए मौजूद नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, जो गवर्नर है स्टूडेंट, जो पुराना वाला जो गवर्नर है, इसका 5 साल का टाइम कंप्लीट हो गया, 5 साल का टाइम कंप्लीट होने के बाद भी वो उस पद पर बना रह सकता है, बशर्ते क्या है कि उसको जो सैलरी मिलेगी वो पर डे के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। अगर 10 दिन क्या हो सकता है कि 10 दिन 5 दिन बाद भी कोई नया उत्तराधिकारी आए गवर्नर के तौर पर वो बन जाए, तो 10 दिन के बाद में जो गवर्नर आएगा उसको उस जगह पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अपने आप में ये खास बात है अपने आप में कि वो अपने पद 5 साल के अलावा भी उत्तराधिकारी ना मिलने के तौर पर वो बना रह सकता है, कौन? गवर्नर। ये गवर्नर हमने समझ लिया गवर्नर को। आगे हम देखेंगे इसके बारे में कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 अभी पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 9 पे दोबारा हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें पूछा था प्रांत के जो राज्यपाल हैं, प्रांत के जो गवर्नर हैं, उनको कौन कौन सी पावर हैं? कोई विवेकाधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। बी में पूछा बहुत व्यापक विवेकाधिकार है। सी में दिया हुआ कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या फिर विशेषाधिकार है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है सी। सी में क्या लिखा हुआ है कि कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या फिर विशेषाधिकार है, किसको है? तो गवर्नर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन स्टूडेंट सी, ओके। सी इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हुआ है कि उदारवाद का मूल तत्व है। उदारवाद का मूल तत्व क्या है? क्या पहला लिखा हुआ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी में लिखा हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था, और सी में लिखा हुआ पदनिरपेक्षता, और डी में लिखा हुआ है समानता। तो अगर हम बात करें उदारवाद की, तो उदारवाद का मूल तत्व जो है वो क्या है? इक्वेलिटी, यानी कि समानता। ओके आंसर, यानी कि 10 का डी राइट आंसर है, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या वो पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो उन्होंने नीचे अमेंडमेंट दिया हुआ 93 अमेंडमेंट, या फिर 86 अमेंडमेंट, 91 अमेंडमेंट, या फिर 92। यहाँ पर संविधान संशोधन की बात की गई है, तो 6 से 14 वर्ष का जो अमेंडमेंट है, जो संविधान संशोधन है, वो किसके अंतर्गत है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा डीप में समझाती हूँ। देखिए, हम इसमें 6 से, यहाँ पर क्या बात की गई स्टूडेंट? 6 से 14 वर्ष, यानी कि बच्चों को क्लास फर्स्ट कक्षा 1 से लेकर के अगर हम बात करें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की जो एजुकेशन है स्टूडेंट, कक्षा 8 से, आपको शॉर्ट में दे रही हूँ, आप ये कहिएगा कि राइटिंग ऐसी हो, आपको सिर्फ समझना है बस। कक्षा 8 से लेकर के 8वीं क्लास तक की एजुकेशन जो है स्टूडेंट, वो कैसी है? फ्री एंड कंपलसरी, ठीक है। अब ये जो फ्री एंड कंपलसरी का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। यदि आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, या कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स भी स्कूल नहीं भेजते हैं, तब ये जो अधिकार है, इस अधिकार को कोई भी स्कूल, कोई भी पेरेंट्स बच्चों से नहीं छीन सकता। और फ्री एंड कंपलसरी स्कूल में 8वीं क्लास तक, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। ये किस अमेंडमेंट की बात की गई है? ये अमेंडमेंट की बात की गई है 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन। अगर हम बात करें 86वां जो अमेंडमेंट था स्टूडेंट, 86वां अमेंडमेंट जो था स्टूडेंट, तो वो कब हुआ था? 86वां अमेंडमेंट 2002, ओके। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई 6 से 14 वर्ष तक के
बालकों के लिए एक फंडामेंटल राइट के अंदर एजुकेशन को रख दिया गया। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 15, इसको भी समझ लेते हैं साथ के साथ। आर्टिकल नंबर 15 की अगर हम बात करें, आर्टिकल नंबर 15, जिस आर्टिकल 15 के अंदर सेक्शन 4, आर्टिकल नंबर 15 सेक्शन 4, उसके अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर आर्टिकल नंबर 15 सेक्शन 4 के अंदर किसकी बात की गई, तो वहाँ पर बात की गई है जो शिक्षण संस्थान है स्टूडेंट, या फिर शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि बैकवर्ड, जिसे ओबीसी बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो नागरिक हैं, ठीक है, उनके एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, अब एजुकेशन लेंगे तो उनको क्या चाहिए स्टूडेंट, दाखिला। ठीक है, तो पिछड़े जो वर्ग हैं उनके नागरिकों के लिए दाखिले की, एडमिशन के लिए सीटों के आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनकी एडमिशन की बात किसमें कही है, आर्टिकल नंबर 15 के सेक्शन 4 के अंदर। ओके स्टूडेंट, उसके बाद साथ ही साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल नंबर 30 को भी समझ लेंगे कि आर्टिकल नंबर 30 में क्या कहा गया है। आर्टिकल नंबर अगर हम 30 की बात करें स्टूडेंट, तो आर्टिकल नंबर 30 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 30 की सेक्शन 1 के अंदर क्या कहा गया। सेक्शन 1 के अंदर देखिए क्या कहा गया है कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं, सभी अल्पसंख्यक के अंदर स्टूडेंट कौन कौन आता है, अल्पसंख्यकों की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो अल्पसंख्यकों के अंतर्गत माइनॉरिटी जिसे हम बोलते हैं, माइनॉरिटी किस कौन कौन होगा इंडिया के अंदर, माइनॉरिटी के अंदर वो सभी लोग होंगे जिनकी जनसंख्या क्या कम है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर हम सिख को रख सकते हैं, ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, ये किसके अंदर आते हैं स्टूडेंट, माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। तो जो माइनॉरिटी है वो अपनी इच्छा अनुसार क्या करेगी, जो माइनॉरिटी समुदाय से बिलोंग करते हैं लोग, वो क्या करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्या करेंगे, शिक्षण संस्थान क्या करेंगे स्टूडेंट, स्थापित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान जो है स्थापित कर सकते हैं और उनको संचालित भी कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान जब स्थापित करेंगे तो उनको संचालित भी करेंगे। तो जो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, माइनॉरिटी के पास ये राइट जो दिया गया है कि वो अपना एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को ओपन कर सकते हैं, उनको रन भी कर सकते हैं। तो ये जो माइनॉरिटी को जो ये अधिकार दिया गया, जो राइट दिया गया स्टूडेंट, वो आर्टिकल नंबर 30 के अंदर दिया गया है, आर्टिकल नंबर 13 का सेक्शन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, देखिए हमने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारा था 11। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा अमेंडमेंट, ये हो गया हमारा अमेंडमेंट, हमने पढ़ा था 86वां संविधान संशोधन। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें 91वें संविधान संशोधन, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइन से चलने की कोशिश करेंगे। 91वां अमेंडमेंट जो है, 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन स्टूडेंट, अगर 91वां संविधान संशोधन की बात किया जाए तो अब 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था स्टूडेंट, 2003 में हुआ था। और 2002 में कौन सा हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे, जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। और 2003 में जो अमेंडमेंट आया वो 91वां था। फिर 91वां अमेंडमेंट जो था स्टूडेंट वो 2003 में आया। और अगर हम उसकी बात करें तो 91वां जो अमेंडमेंट था उसके अंदर उसके 1A में बात की गई है। 1A के अंदर क्या बात की गई है कि जो मंत्री परिषद स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट, मंत्री परिषद का नेता कौन होता है स्टूडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ओके, मंत्री परिषद में जो PM होगा यानी कि प्रधानमंत्री जो होगा स्टूडेंट, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के
सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि किसकी बात की गई है यहाँ पे बताया गया है, 51वें संविधान संशोधन में बताया गया कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री को मिला करके जो सदन के सदस्यों की जो संख्या है वो 15% होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बात किसने कही है? 51वां संविधान संशोधन 2003। ओके, अब हम किस पे चलेंगे? 91वां संविधान संशोधन हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे 92वें संविधान संशोधन। अब हम क्या करेंगे? 92वां जो अमेंडमेंट है इसको समझेंगे। अगर हम बात करें 92वां जो अमेंडमेंट है स्टूडेंट, 92वां संविधान संशोधन की अगर बात करें, 92वें संविधान संशोधन जो हुआ था स्टूडेंट वो भी 2003 में हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? 2003 में। 2003 के अंदर कौन कौन से अमेंडमेंट आए? 2003 के अंदर 91वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। ओके, समझेंगे कि जो इसके अंदर क्या हुआ था कि इसमें जो ये 8वीं अनुसूची की भी बात करता है। किसकी बात करता है? 8वीं अनुसूची। ओके, 8वीं अनुसूची से संबंधित है। अब 8वीं अनुसूची में क्या है कि इसमें क्या हुआ था कि बोडो लैंग्वेज की बात है, बोडो डोंगरी और मैथिली। क्या स्टूडेंट? बोडो डोंगरी और मैथिली और संथाली जो लैंग्वेज है स्टूडेंट, लैंग्वेज है उनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। लैंग्वेज को ये 4 थी, डोंगो कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 जो लैंग्वेज थी उनको किस में जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया, ठीक है। हमने समझ लिया ये कौन सा था? 92वां अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। तो हमने समझ लिया 92वें संविधान संशोधन। अब 92वें संविधान संशोधन के बाद में हम समझेंगे किसको स्टूडेंट? 93वां संविधान संशोधन। तो देखिए 93वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये 93वें जो संविधान संशोधन है स्टूडेंट, ये अपने आप में इन था। जो 93वें जो संविधान संशोधन है स्टूडेंट, वो मैंने आपको समझाया था कि 93वें संविधान संशोधन के अंदर किसकी बात की गई है? सेक्शन 9 की बात की गई है। मैं बता रही हूँ, एक मिनट, वो मैंने पहले ही समझा दिया आपको। 93वें संविधान संशोधन 93वां अमेंडमेंट जो था, 93वां अमेंडमेंट संविधान संशोधन जो था उसके अंदर शिक्षा संस्थानों की बात की गई थी। मैंने बताया था ना आर्टिकल नंबर 15 के अंतर्गत जो सेक्शन 4 था, सेक्शन 4 की मैंने आपको बात की थी। इसमें क्या हुआ था? जो एजुकेशन जो थी स्टूडेंट शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए दाखिले के लिए सीटों का जो आवंटन किया गया था वो 93वां अमेंडमेंट है, जो आर्टिकल नंबर 15 के सेक्शन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन 11 को देखेंगे जो राइट इसका आंसर जो है स्टूडेंट, वो यहाँ पर बात की गई थी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बन गई है। वो तो कौन सा अमेंडमेंट है? वो है 86वां अमेंडमेंट, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है स्टूडेंट बी। आगे देखेंगे हम, आगे लिखा हुआ है संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? तो संविधान की 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारा देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और तीसरा ऑप्शन है नगर पालिका, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो 12वीं अनुसूची जो रिलेटेड है स्टूडेंट वो किससे रिलेटेड है? नगर पालिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नगर पालिका जो है 12वीं अनुसूची से रिलेटेड है। तो इसके राइट आंसर की बात करें 12 के क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट सी। और हम क्या करते हैं, अब हम क्या समझेंगे? ग्राम जो ऑप्शन इनके हमको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्राम पंचायत को। तो इसको स्टूडेंट ग्राम पंचायत को हम समझ लेते हैं। ग्राम पंचायत क्या स्टूडेंट? ग्राम पंचायत जो है इसको समझेंगे, ठीक है। जो भारत है स्टूडेंट, क्या भारत की पंचायती राज जो है, भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या फिर छोटे कस्बे जैसे कि हम जिसमें रहते हैं, छोटे कस्बे के स्तर पर क्या होती है स्टूडेंट? ग्राम पंचायत। क्या होती है स्टूडेंट? ग्राम पंचायत होती है, ठीक है।
अब क्या लिख और अब आगे हम क्या समझेंगे इसके बारे में, हम समझेंगे सरपंच के बारे में। देखिए आगे क्या है कि जो सरपंच होता है, सरपंच सरपंच जो है ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है और वो सर्वोच्च क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है किसका, ग्राम पंचायत का। उसको क्या कहते हैं, सुप्रीम सरोगेट बोलते हैं। ओके, अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत का गठन कब कब हुआ, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो जो तत्कालीन जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या स्टूडेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको मैं लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में जे एल नेहरू। जे एल नेहरू जो थे स्टूडेंट, वो राजस्थान, कहाँ स्टूडेंट, राजस्थान के नागौर जिले के बंगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज, क्या स्टूडेंट, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। क्या स्टूडेंट, पंचायती राज व्यवस्था जो थी लागू गई। ऑप्शन में तो आपके पास क्या आएगा, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, तो आएगा आपके पास 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, 1959 की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पे नागौर जिले जो है उसके गांव का भी नाम बताया। क्यों बताया, क्योंकि ऑप्शन में कई बार गांव का भी नाम दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, तो मैंने इसका नाम इसलिए बताया। गांव का नाम स्टूडेंट क्या था, बगधरी, ये लिखा हुआ है बगधरी क्या है स्टूडेंट, नागौर जिले के अंदर है। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और बगधरी जो गांव स्टूडेंट वो कहाँ पर है, वो राजस्थान के अंतर्गत है, ठीक है, राजस्थान के अंदर है। तो जो पंचायती राज है, एक बार और समझेंगे इसको, पंचायती राज को। जो पंचायती राज है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझिएगा। पंचायती राज जो है इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कब दर्जा दिया गया, तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 को 73वें अमेंडमेंट के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसे दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को। और पंचायती राज अगर हम बात करें स्टूडेंट, पंचायती राज तो किस अनुसूची के अंदर पंचायती राज की बात की गई है, पंचायती राज का जिक्र किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो उस अनुसूची का बताइए किस अनुसूची के अंदर है, तो वह है स्टूडेंट 11वीं अनुसूची। कौन सी, 11वीं अनुसूची। ओके स्टूडेंट, 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची की बात किसके अंदर, 11वीं सूची के अंदर क्या है, तो पंचायती राज की बात की गई है। अब हमने समझ लिया किसके बारे में समझा, ग्राम पंचायत के बारे में समझा। अब हम समझेंगे किसको, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, तो हम राष्ट्रपति को एक बार क्या कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। राष्ट्रपति के बारे में बताइए, राष्ट्रपति क्या क्या होता है। मैंने आपको समझाया था कि राष्ट्रपति जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, एक तो वो प्रथम नागरिक होता है ना। और प्रथम नागरिक होने का जो एक तरह से श्रेय जो जाता है उसको जाता है, राष्ट्रपति को जाता है। इसके अलावा अगर हम उसकी बात करें तो वो कैसा होता है, उसको सर्वोच्च नागरिक भी कहा जाता है। और राष्ट्रपति जो स्टूडेंट, ये क्या होता है, नाम मात्र का ही शासक होता है। और राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, प्राइम मिनिस्टर हटा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी संसद में विधेयक जो जब कानून या उसे बिल बनना होता है, तो वो जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक कोई भी विधेयक जो है कानून नहीं बन सकता। लोकसभा राज्यसभा के बाद में उसको प्रेसिडेंट के साइन ज़रूरी चाहिए होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमने किसके बारे में समझा, ये हमने समझा स्टूडेंट राष्ट्रपति के बारे में। और राष्ट्रपति का जो पद है उसकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की पद की अगर हम बात करें, एक बार समझेंगे राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति की पद की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रपति का जो पद है
वो किससे लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। मैंने आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस करके बताया था, मैंने आपको ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है, ठीक है। और ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन के अंदर राष्ट्रपति का जो पद है स्टूडेंट वो कैसा है? वंशानुगत है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर क्या है, अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में क्या है, इलेक्ट होते हैं कौन? प्रेसिडेंट, तब जा कर के वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आते हैं। इसी उनके जो इलेक्ट होने का जो वर्क है उसके इलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, जो निर्वाचित होने की जो प्रक्रिया है, इसी के कारण भारत को प्रजातांत्रिक क्या कहा जाता है? गणराज्य। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? प्रजातांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट होकर के किसी भी इंसान को चुना जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ वंशानुगत नहीं है, ठीक है। और हमने राष्ट्रपति के चुनाव की बात की थी, तो आर्टिकल नंबर 55 के अंदर किसकी बात की गई है? राष्ट्रपति की बात की गई। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इनका चुनाव होता है, या तो आपको मैंने बता ही दिया था, है ना। चलिए अब हम किसके बारे में समझेंगे? अब हम समझेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। अगर हमें प्रधानमंत्री की बात करूँ स्टूडेंट, तो प्रधानमंत्री जो है उनकी सैलरी जो होती है 1,60,000 होती है। किसकी सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी की बात करें 1,60,000, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया आपको, ठीक है। और मंत्री परिषद का जो हेड होता है, जो नेता होता है मंत्री परिषद का, वो कौन होता है? मंत्री परिषद का जो हेड होता है या फिर नेता होता है वो कौन होता है स्टूडेंट? वो होता है PM, ओके। और प्रधानमंत्री के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकते हैं उनके पोस्ट पर से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पास पावर जो है स्टूडेंट वो किससे ज़्यादा है? वो ज़्यादा है किससे? राष्ट्रपति से ज़्यादा है, ओके। अब देखिए हमारे जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 समझा था संविधान की 12वीं अनुसूची, तो ये हमने इसका राइट आंसर समझ लिया था। 12वीं अनुसूची का जिक्र स्टूडेंट किसके अंदर है? 12वीं अनुसूची का जो जिक्र है नगरपालिका के अंदर, नगरपालिका इस अनुसूची के अंतर्गत आता है, 12वीं अनुसूची के अंदर। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट C। और हमने इसके ऑप्शन जो इसको भी समझ लिया। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, कौन आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है? यानी कि ये कौन मांगते हैं कि खुद की रक्षा करना, खुद को क्या करना, खुद की रक्षा करना, है ना। तो ये जो एक प्राकृतिक अधिकार है, ये बात किसने मानी है? तो ये बात किसने मानी, बताइए आप कि ये बात किसने मानी है कि आत्मरक्षा यानी कि खुद की रक्षा करना, ये किसने बताया है? कौन से ऐसे जो फिलोसफर हैं वो इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है। तो वो कौन है वो स्टूडेंट? वो है हॉब्स। कौन है स्टूडेंट? हॉब्स, ओके। तो हॉब्स इसका क्या है स्टूडेंट? राइट आंसर है। और अगर हम ऑप्शन को देखें तो उसमें प्लेटो, बेंथम, बर्क और हॉब्स दिए हुए हैं, तो राइट आंसर है C। 13 का राइट आंसर स्टूडेंट C, ओके। क्वेश्चन नंबर हम 14 में चलें। क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है कि संप्रभुता एक विशिष्टता है। संप्रभुता क्या है? विशिष्टता है। किसकी है? जनता की, या फिर राज्य की, या फिर सरकार की, या फिर संसद की। तो संप्रभुता की अगर हम बात करें तो वो राज्य की। यदि किसी भी राज्य में संप्रभुता नहीं होगी तो वो अपने आप में एक राज्य नहीं होगा। और राज्य बनने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है और संप्रभुता की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो विशिष्टता है वो राज्य है इसका आंसर, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखें, क्वेश्चन 15 के अंदर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना सभी स्टूडेंट जो हम सिविक्स का पार्ट अगर करते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रस्तावना से पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, आपको सिंपल वे में जो है जो प्रस्तावना है उसको हम याद करवाएंगे। भाई इसको हम ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। इसमें पूछा हुआ है संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर हैं इसके अंतर्गत, ऑप्शन को देखिए। संविधान की प्रस्तावना की अगर बात करें, ऑप्शन दिया हुआ है न्याय, व्यक्ति की गरिमा, या फिर बंधुत्व, या फिर संघीय। तो अगर हमें इसको याद होगी तो हम इसका आंसर बड़ी इजी वे में कर पाएंगे। और मैंने आपको क्या कहते हैं, जो नहीं वाले ऑप्शन होते हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उस जो नई वाले ऑप्शन स्टूडेंट होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, जो नई वाले ऑप्शन होंगे उनको आपको कुछ नहीं करना है, बस उनके जो ऑप्शन जो पॉजिटिव वे में वो आपको देना है। जो संविधान के प्रस्ताव में कौन से शब्द सम्मिलित हैं सिर्फ आपको ये याद करना है। तो देखिए संविधान के प्रस्ताव में कौन सा शब्द सम्मिलित हैं, तो हम बात करें न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्वता और संघीयता।
इसमें से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो देखिए न्याय भी सम्मिलित है संविधान की प्रस्तावना के अंदर, व्यक्ति की गरिमा भी सम्मिलित है इस प्रस्तावना के अंतर्गत, और सी जो है स्टूडेंट यानी कि बंधुत्व जो है स्टूडेंट वो भी सम्मिलित है किसके अंदर? संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। और कौन सा शब्द सम्मिलित रही है? वो है स्टूडेंट संघीय। कौन सा स्टूडेंट? वो है संघीय। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट डी, 15 का डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, हम क्या करते हैं इसकी एक बार की जो प्रस्तावना है संविधान की उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए हम इसकी प्रस्तावना को समझेंगे। देखिए एक बार मैं आपको लिख लिख के बता देती हूँ क्योंकि मुझे याद है। देखिए हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पर लिखा हुआ क्वेश्चन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यही जो ऑप्शन होते हैं मैं बता दे रही हूँ कहाँ से पहुँचा रहा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ यार, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो यहाँ से, देखिए यहाँ से संपूर्ण से लेके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यही ऑप्शन, यही जो होते हैं ये चीज़ पूछी जाती है स्टूडेंट, इन्हीं में से पूछा जाता है ज़्यादातर। समाजवादी और पथ निरपेक्ष, आपको सिर्फ इन्हीं वर्ड्स को क्या करना है, थोड़ा सा गौर करना है क्योंकि एग्जामिनर जो होता है इन्हीं वर्ड्स को ही बार बार रिपीट करता है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आप देखिएगा एग्जामिनर होगा स्टूडेंट वो ज़्यादातर इन्हीं में से पूछेगा, ठीक है। किस में से पूछेगा स्टूडेंट? वो ज़्यादातर इन्हीं में से ही पूछेगा कि समाजवादी संपूर्ण, देखिए क्या क्या पूछेगा और बता दूँ। तो पूछेगा संपूर्ण, उसके बाद में प्रभुत्व, फिर पूछेगा संपन्न तो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा संपूर्ण प्रभुत्व, या फिर समाजवादी। मैंने कई बार एग्जाम दिया हुआ तो उसमें कई बार समाजवादी वर्ड पूछा गया है, उद्देशिका में है या नहीं है। तो देखिए कौन कौन शब्द हैं, संपूर्ण भी है, संपूर्ण भी है, और प्रभुत्व भी है, और संपन्न भी है, और समाजवादी भी है, और पथनिरपेक्ष भी है। क्या है? पथनिरपेक्ष भी है, और लोकतांत्रिक गणराज्य भी है। तो देखिए ज़्यादातर जो एग्जामिनर होता है स्टूडेंट वो यही पूछता है। क्या पूछता है? यही पूछता है, ये जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इन वर्ड्स को क्या कर रही हूँ आपके सामने हाईलाइट कर रही हूँ। मैं दोबारा एक बार आपको रिपीट करवा देती हूँ। क्या क्या पूछते हैं? एक तो पूछते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वर्ड है या नहीं है, ठीक है। समाजवादी वर्ड्स है या नहीं है, पथनिरपेक्ष शब्द है या नहीं है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है या नहीं है। जब हमने क्या करा, इसकी प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लिया, डीपली समझ लिया, तो हमें एग्जामिनर अगर हमसे इसमें से पूछेगा कौन से वर्ड्स नहीं है तो हम इसको बड़े इजी वे में 110% क्वेश्चन को राइट करेंगे, ओके। और आगे हम देखेंगे इसके बारे में। आगे ये तो हो गए इनके अंदर मेन वर्ड्स, और आगे हम अगर उद्देशिका की, मैंने क्या कहा, मैं आपको उद्देशिका पूरी पढ़ाऊंगी। तो उद्देशिका की अगर हम बात करें, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के आगे क्या लिखा हुआ है, वो आगे में इम्पोर्टेंट वर्ड्स हो गए। उसके बाद में लिखा हुआ है, इसमें क्या था कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य, आगे लिखा हुआ है बनाने, क्या लिखा हुआ है? बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को अब देखिए मेन वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार कलर से लेकर के आपको डिफाइन करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए मेन वर्ड्स जो आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इनको मैं क्या करूँगी, उनको मैं कॉलम के अंदर बंद कर दे रही हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा कौन कौन से वर्ड हैं। एक है सामाजिक, ये भी ऑप्शन के बारे में कौन पूछा जाता है काफ़ी, सामाजिक, ठीक है। सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक, फिर क्या है? न्याय, क्या स्टूडेंट? न्याय। उसके बाद में क्या है? विचार, क्या है स्टूडेंट? विचार।
अरे बेवंजा भाई। विचार, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म और उपासना, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ इन कौन कौन से वर्ड्स आते हैं एग्ज़ाम में। देखिए क्या आता है इसके अंदर, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, लिखा हुआ ना, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों का सामाजिक, ये वर्ड्स स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में 100 बार पूछा हुआ है। सामाजिक वर्ड्स है या नहीं है, आर्थिक वर्ड्स है या नहीं है, राजनीतिक न्याय है या नहीं है, विचार वर्ड्स है या नहीं है, ठीक है, विचार शब्द है या नहीं है, अभिव्यक्ति शब्द है या नहीं है, ठीक है, विश्वास शब्द है या नहीं है, धर्म नाम का कोई शब्द प्रस्तावना के अंतर्गत है या नहीं है, उपासना नाम का कोई शब्द है या नहीं है, स्वतंत्रता की बात की गई है या नहीं की गई है। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जिन वर्ड्स के अंदर मैंने अंडरलाइन किया, ये अपना में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो प्रस्तावना के अंदर, सिर्फ आप इन वर्ड्स को ही अगर ध्यान कर लेंगे ना तो आपका ऑप्शन कभी भी 110% गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस प्रस्तावना पे क्यों इतना जोर दे रही, मैं चाहती थी 2 क्वेश्चन करवा के आपको आगे चढ़ा सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैंने तैयारी, आपकी तैयारी नहीं करना है, बल्कि मुझे अपनी तैयारी नहीं करना, बल्कि मैंने अपनी तैयारी के साथ साथ आपकी भी तैयारी करवाना है, ठीक है। हमने ऐसे ऑथेंटिक क्या कहते हैं ये मटेरियल हमने क्यों प्रोवाइड किया है, क्यों हमने इसको एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत समझी, क्योंकि काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमारी कोशिश यही है कि जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हो उनको अच्छे से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, चाहे उसमें कितने ही दिन लग जाए, चाहे कितना ही समय लग जाए, क्योंकि इसमें से एग्ज़ामिनर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लेता है और हमारी क्या करना है, एग्ज़ाम को क्लियर करना, अपनी सीट निश्चित करना है। ओके स्टूडेंट, देखिए तो यहाँ पर किसकी बात आ गई, तो एक बार दोबारा समझ लेंगे। यहाँ पे आ गई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात ही अपने आप में आप बिल्कुल रट लीजिए इन वर्ड्स को। आगे देखिए, अब हम आगे समझेंगे कि उपासना की स्वतंत्रता की अगर अब बात करें उसके आगे और क्या क्या इन्होंने संविधान की प्रस्तावना के अंदर बात की गई है, ठीक है। उपासना की स्वतंत्रता के अलावा जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट, वो है प्रतिष्ठा। क्या है स्टूडेंट, प्रतिष्ठा। क्या है स्टूडेंट, प्रतिष्ठा। एक बार देख लीजिए, चाहिए मैं कैसे करते हैं, किसकी बात की गई, प्रतिष्ठा की। रुक जाइए, किसकी बात की गई, प्रतिष्ठा की। किसकी बात की गई है, प्रतिष्ठा। किसकी बात की गई है, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर, यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा। मैं बताती हूँ आपको, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए यहाँ पे समता किसके अंदर वर्ड से दिया हुआ, प्रस्तावना के अंदर दिया हुआ है, और जो समता का मीन्स जो होता है वो होता है समानता। ओके, इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फिर आगे लिखा हुआ है प्राप्त। क्या लिखा हुआ है, प्राप्त कराने के लिए। प्राप्त कराने के लिए। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में। तथा उन सब में। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता।
तो यहाँ पे हम समझ लें मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रस्तावना के अंदर प्रतिष्ठा नाम का कोई शब्द है या नहीं है, ठीक है ना। उसके बारे में अवसर की समानता, ठीक है, अवसर की समानता की बात प्रस्तावना के अंदर की गई या नहीं की गई है, ये बात भी इसके अंदर पूछी जाती है कि अवसर की समानता की जो बात कही गई या नहीं कही गई है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ, व्यक्ति की गरिमा, तो व्यक्ति की गरिमा की बात की गई या नहीं की गई, तो प्रस्तावना के अंदर ये वर्ड्स भी की गई व्यक्ति की गरिमा की। और आगे कौन सा वर्ड है, आगे एक वर्ड है राष्ट्र, देखिए क्या हुआ, एक मिनट। उसके बाद में देखिए क्या उसमें पूछा गया हुआ है कि इसमें पूछा गया राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता की भी बात की गई है और किसकी बात की गई है, अखंडता की बात की गई है, ठीक है। तो ये कई सारे वर्ड्स हैं, आप उनको क्या करेंगे, हैंड राइट कर लेंगे, जो अपना पे इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। दोबारा बता दीजिए, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता और क्या लिखा हुआ, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये ऐसे वर्ड हैं जो एग्जाम में कई बार पूछता है। इसका पूछेगा वो इसमें से कौन सा वर्ड नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे इसमें पूछ लिया था संघीय, ओके। और मैं आगे आपको बताती हूँ अखंडता के आगे क्या क्या दिया हुआ है। अखंडता के आगे क्या होता है, अखंडता के आगे लिखा होता है कि सुनिश्चित, अखंडता सुनिश्चित करने वाली, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख दी होती है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आरंभित करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो वर्ड्स हैं बताती हूँ मैं कौन कौन से हैं। देखिए कौन कौन से वर्ड हैं, देखिए इसके अंतर्गत जो है लिखा हुआ बंधुता, ये भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछता है कई बार, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सा पूछता है, और अंगीकृत पूछता है, ये वर्ड्स। बाकी जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऊपर बता दिए हैं, ये थे हमारे संविधान की प्रस्तावना। ओके स्टूडेंट, ये हमारा होता है क्वेश्चन कंप्लीट, हमारी प्रस्तावना कंप्लीट हो गई। आज में मैंने आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स ही बता दिए हैं। अब देखिए इसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन नंबर किस पे थे, क्वेश्चन नंबर हम थे क्वेश्चन 15 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमारा जो राइट आंसर था स्टूडेंट डी था, ये हमने समझ लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत क्या क्या होता है, ये पूछा होगा। ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवाद जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, या फिर अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं, या फिर संवैधानिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं, या फिर प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम बात करें केंद्र तथा राज्य के मध्य विवाद की बात करें तो वो आते हैं प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत स्टूडेंट, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी। ओके, अगर हम नेक्स्ट आंसर की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर डी होगा 16 का आंसर। अगर तो केंद्र और राज्य जितने भी इनके अंतर्गत कोई विवाद हो जाते हैं तो उनका जो सोल्यूशन होता है वो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, लिखा हुआ है अम्बेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। जो अम्बेडकर के पॉलिटिक और सोशल जो उन्होंने जो अपना जो वो दिया था, उनकी जो फिलोसफी थी वो किस पहलू पर डिपेंड थी, क्या उसका क्या आधार था, ठीक है। तो उसका पहलू क्या था। ऑप्शन को हम समझेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ कानूनी न्याय, बी में दिया हुआ आर्थिक न्याय, सी में दिया हुआ राजनीतिक न्याय और डी में दिया हुआ है सामाजिक न्याय।
तो अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो उन्होंने ज़्यादातर किसकी बात की है, कि किसकी बात की है, सोशल इक्वेलिटी की। तो हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट डी है, यानी कि ये देखिए डी इसका आंसर है, सामाजिक न्याय की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 18 की, तो 18 में लिखा हुआ है किसने सामाजिक संविधा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। तो सामाजिक संविधान की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो दिया थी वो किसने दिया था, रूसो ने दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इस सिद्धांत की जो है ना घटिया इतिहास और घटिया दर्शन अथवा घटिया विधि के रूप में जो आलोचना की थी वो किसने की थी, देखिए लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, हेनरी मैन, लॉर्ड एक्टन या फिर हॉबहाउस या फिर डी मिल। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट बी, इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, बी राइट आंसर है। उसके अलावा हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है किसने कहा है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद्घाटन है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, तो ये बात किसने बोली है, तो ये बात किसने बोली है, ये जो डेफिनेशन होती है उनको बच्चों हम ऐसे ही ऐसे याद हमें करना पड़ेंगी, समझ इसमें आप अपनी समझ नहीं ला सकते हैं। ठीक है, ये उनकी क्यूटो है, ठीक है, उनके द्वारा बोले गए वर्ड्स हैं, ठीक है, राइटर्स के द्वारा। तो ये बात किसने बोली है, राष्ट्र के दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति उसका रहस्योद्घाटन है। ये बात किसने बोली, विपिन चंद्र पाल ने बोली, अरविंद ने बोली, महात्मा गांधी ने बोली या फिर BR अम्बेडकर ने बोली है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अगर हम इसका राइट आंसर की बात करें तो अब हम इसके ऑप्शन को दोबारा से पढ़ लेंगे। इसके ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इसके ऑप्शन की अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है विपिन चंद्र, क्या स्टूडेंट, विपिन चंद्र पाल। उसके अलावा ऑप्शन है अरविंद, उसके बाद में महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट बी है, अरविंद को अरविंद घोष भी कहा गया है। ओके, बी इसका 19 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 19 के बाद 20 पर, किसके स्टूडेंट, 20 पर। देखिए 20 में क्या कहा गया है, 20 में कहा गया प्रभुत्व सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो यहाँ पर एकत्ववादी सिद्धांत की बात की गई है, तो किसने कहा, किसने किया ये, इसमें ऑप्शन अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहा गया है, ऑस्टिन। बी में क्या गया है, क्या कहा गया है, बी में कहा गया है ऑक, बी में क्या कहा गया है ऑक, और सी में क्या है एक्विनास या फिर मैंटलैंड। तो इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट वो है ए, यानी कि ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन ने प्रभुत्व सत्ता की एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो क्या है, सही है, राइट है। ऑप्शन नंबर हम 1 ए की बात करें तो लिखा हुआ लोक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न कर दिया है, कन्फ्यूज़न कर दिया है। ठीक है, किसने, लॉक ने, ये बात कही गई है, ये सही है। या फिर बी में दिया हुआ है लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है, या फिर इन्होंने सरकार को श्रेष्ठ माना है किससे, राज्य से, ये लॉक ने कहा है, या फिर ये सही है। या फिर सी में लिखा हुआ है लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया, डिफरेंशिएट किया, किसने, लॉक ने, राज्य और सरकार के अंदर। उसके अंदर हम बात करें डी की, तो लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया है। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात जाएँ तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट सी, 21 का राइट आंसर सी है। सी में देखिए क्या कहा हुआ है कि लॉक ने सरकार और राज्य में क्या है, डिफरेंशिएट किया है, विभेद किया है, अंतर किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे हम जाएंगे, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार। तो अध्यक्षात्मक शासन के सैद्धांतिक आधार की बात की गई है, तो इसमें और ऑप्शन हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है पहला शक्तियों का संतुलन, दूसरा दिया हुआ है पावर का पृथक्करण। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण। सी में दिया हुआ है शक्तियों का एकीकरण, या फिर उपयुक्त में से कोई सभी नहीं। अगर हम आंसर करें 22 का, तो 22 का स्टूडेंट राइट आंसर क्या होगा, बी। अब देखिए बी में क्या लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ इसका क्वेश्चन और ऑप्शन सही हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण। अध्यक्षात्मक शासन के अंदर क्या होता है, इसका जो आधार होता है शक्तियों का पृथक्करण होता है, शक्तियाँ क्या होती हैं, डिवाइड कर दी जाती हैं। आगे हम बात करें 23 क्वेश्चन में लिखा हुआ है गांधी जी की आत्मकथा
का शीर्षक क्या है? गांधी जी ने क्या लिखी थी? गांधी जी ने लिखी थी ऑटोबायोग्राफी। क्या लिखी थी स्टूडेंट? क्या लिखी थी उन्होंने? ऑटोबायोग्राफी। PHY, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, इसको क्या बोलते हैं? आत्मकथा। जो उन्होंने क्या लिखी थी? उसने खुद लिखी थी, और ये गुजराती में लिखी हुई आत्मकथा थी इनकी। इसमें पूछा गया है, इसका जो शीर्षक था, इसका टाइटल जो था वो क्या था? पहला लिखा हुआ गिरी प्रवचन, हिंद स्वराज, या फिर भारत की खोज, या फिर डी लिखा हुआ सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसमें लिखा हुआ सत्य के मेरे साथ प्रयोग, ट्रूथ माई एक्सपीरियंस। ओके, इसका राइट आंसर 23 क्वेश्चन का आंसर है डी। अब इसको हम क्या करते हैं, जो इसके ऑप्शन हैं स्टूडेंट, उनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें किसकी? गिरी प्रवचन और भारत की खोज और हिंद स्वराज। मैंने आपको हिंद स्वराज के अंदर पढ़ा रखा है। हिंद स्वराज क्या थी? एक बुक थी, किसने लिखी थी? हिंद स्वराज जो बुक थी वो भी किसके द्वारा लिखी हुई थी? गांधी के द्वारा लिखी गई एक बुक थी, वो गुजरात के अंदर थी, लिखी हुई थी। और मैंने बताया था कि जो पानी के जहाज थे उनके ऊपर लिखी थी वर्ड इस किताब को, और 30,000 शब्दों के अंदर की किताब लिखी गई थी, गांधी जी ने लिखी थी। और किस किताब के अंदर? जो इसकी जो गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई थी, है ना। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब गांधी क्या थे? इंग्लैंड से। मैंने आपको बताया था गांधी जी जो थे इंग्लैंड से कहाँ जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका के सफ़र पे थे, तो उन्होंने पानी वाले जहाज़ के अंदर ये बुक शॉर्ट लिखी थी, ठीक है। जब ये बुक पब्लिश हुई तो अंग्रेज़ों ने इसमें राजद्रोह जैसी सामग्री को बता करके इस बुक को क्या कर दिया? बैन कर दिया। उसके बाद में गांधी जी ने इस बुक को क्या करा था? इसका ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, जिससे कि पता चला अंग्रेज़ों की इसमें राजद्रोह जैसी कोई ऐसी सामग्री नहीं। माने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, ठीक है स्टूडेंट। और हम हिंद स्वराज की अगर हम बात करें, ये हमने समझ लिया है। और सत्य के मेरे साथ प्रयोग की अगर हम बात करें तो ये बुक किसने लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? सत्य के मेरे साथ प्रयोग ये जो बुक थी स्टूडेंट, वो लिखी गई थी किसके द्वारा? वो लिखी गई थी गांधी के द्वारा, ठीक है। चलिए हम थोड़े से इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा क्वेश्चन इसके ऊपर। गांधी जी की अगर हम बात करें, सत्य के मेरे साथ प्रयोग जो आत्मकथा थी स्टूडेंट, 29 नवंबर को 1925 29 नवंबर 1925 को बुक जो है लिखना शुरू की थी इन्होंने, समझ रहे हैं? 29 नवंबर 1925 को बुक लिखना शुरू की थी। और 3 फरवरी कब स्टूडेंट? 3 फरवरी 1929, ये 5 बना हुआ है। 3 फरवरी 1929 में ये बुक जो है कंप्लीट हो पाई थी, यानी कि 4 साल और कुछ महीने के गैप के बाद में इस बुक कंप्लीट हो पाई थी। ये बुक जो थी स्टूडेंट गुजराती लैंग्वेज में लिखी थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर हम इसके अलावा बात करें भारत की खोज, ये बुक किसने लिखी थी? अगर हम भारत की खोज की बात करें स्टूडेंट, तो ये बुक लिखी थी JL नेहरू द्वारा। JL नेहरू के द्वारा बुक लिखी थी गई थी, कौन सी? भारत की खोज। ओके, तो ये जो खोज जो बुक थी भारत की खोज, ये बात JL नेहरू ने लिखी थी। ये जो बुक बच्चे पब्लिश हुई थी 1946 में, 1946 में बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है। अब इसमें ये जो बुक थी, इसके अंदर ऐसा क्या था जो ये बुक आज भी हम पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री के अंदर बुक है ये? तो इसके अंदर किस तरह की बातें की गई थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता है स्टूडेंट, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक का वर्णन इसके अंदर है, इस बुक के अंदर। और कौन सी लैंग्वेज में? ये भी आता है कौन सी लैंग्वेज के अंदर स्टूडेंट? तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये बुक पब्लिश हुई है, ठीक है। और जाके बाकी ज़्यादातर जो बुक अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने ज़्यादातर गुजराती लैंग्वेज में लिखी है, जबकि JL नेहरू की अगर बात करें तो इंग्लिश में इनकी बुक लिखी हुई है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 23 था, इसका जो राइट आंसर था वो स्टूडेंट क्या था? 23 का राइट आंसर था डी। और हम क्वेश्चन नंबर 24 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछ रहे हैं? इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहे हैं? 24 में इन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए सरपंच के प्रति उत्तरदायी होता है, या फिर ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, या फिर क्षेत्र समिति के प्रति उत्तरदायी होता है, या फिर जिलाधिकारी के प्रति
उत्तरदायी होता है। तो हम बात करें ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है ग्राम सभा के प्रति। किसके प्रति स्टूडेंट? ग्राम सभा के प्रति। जिसका राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर है इसका बी। ठीक है स्टूडेंट, राइट आंसर जो है स्टूडेंट इसका क्या है? बी। उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में देखिए क्या कह रहे हैं कि समाजवाद शब्द, कौन सा बच्चों? समाजवाद शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन को समझेंगे बच्चों, लिखा हुआ लेनिन और रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स या फिर हीगल। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? पहले ऑप्शन में दिया हुआ है लेनिन और रॉबर्ट ओवन, और फिर सी में कार्ल मार्क्स और डी में हीगल। तो राइट आंसर इसका बी। क्या? बी इसका राइट आंसर है, यानी कि रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है किस मुकदमे में, ये क्वेश्चन में बड़ा कर लेती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 27 का हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि किस, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिखाई देगा आपको बस। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कह रहे हैं, क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं कि किस मुकदमे में, कौन सा ऐसा मुकदमा था जिसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जो सिद्धांत का स्ट्रक्चर जो है संविधान का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या हुआ था, ऐसा सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था कि उसमें चेंजेस करना पड़े थे। तो अगर हम बात करें तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बी में गोलकानाथ बनाम पंजाब राज्य, सी में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, डी में शंकरी प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य। तो अगर हम बात करें इनको, हम जितने भी इन्होंने यहाँ पर बनाम ये सब चीज सिद्धांत वगैरह दिए हुए हैं केशवानंद, इनके जो केसेस की बात की गई, ये जो व्यक्ति जो थे इनके नाम लिखे हुए, इन लोगों ने जो केस किए थे अपने, उनके जो राइट थे उनसे रिलेटेड इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर की थी। तो और किस किस राज्य से रिलेटेड थे वो राज्य के यहाँ पर नाम दिए गए। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन को समझेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है इनमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, और मैंने कई क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखे हुए भी हैं। चलिए पहले हम इनको समझेंगे कि ये सब चीज़ है क्या। तो हम सबसे पहले समझेंगे गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, किसको समझेंगे? पहले समझेंगे गोलकनाथ बना पंजाब राज्य। तो देखिए एक बार गोलकनाथ को, गोलकनाथ बनाम कौन सा राज्य स्टूडेंट? पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर ये किस आर्टिकल के, तो आर्टिकल नंबर, अब इसमें देखिए पहले हुआ क्या था उसको हम समझेंगे। संविधान का जो आर्टिकल है स्टूडेंट, संविधान का जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल 13 में ये है, व्यवस्था कर दी गई है कि संसद, यानी कि पार्लियामेंट, संसद किससे मिलकर बनी है? तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट के द्वारा संसद बनी है। ठीक है, उसे पार्लियामेंट कहा गया है। तो पार्लियामेंट यानी कि आर्टिकल नंबर 368 द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल जो राइट है उनका क्या होता है? हनन होता है। फंडामेंटल राइट किसकी बात की गई? पार्ट नंबर 3 की बात की गई है। ठीक है, पार्ट नंबर किसकी बात की गई? 3 की बात की गई है, जिसमें से 14 से 18 की समानता की बात की गई, और जितने भी हमारे क्या कहते हैं 12 से लेकर करीब लगभग 35 तक जो आर्टिकल हैं उसके अंतर्गत किसकी बात की गई है? हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके स्टूडेंट, तो यदि इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए तो किसके अंदर बात की गई है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के अंतर्गत ये बात की गई है। ओके स्टूडेंट, पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया कि यदि लोगों का फंडामेंटल राइट हनन किया जाएगा, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए, कोई भी ऐसा कानून इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो। ओके, ये कौन सा है? ये है हमारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें
गोलकनाथ के अलावा केशवानंद का। केशवानंद को हम समझेंगे स्टूडेंट। केशवानंद की अगर हम बात करें स्टूडेंट, केशवानंद जो थे वो स्टूडेंट वो कहाँ के थे, केरल राज्य के थे। तो क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो 47 साल पहले क्या हुआ था, 47 ईयर पहले की बात है, 47 ईयर अगो, 47 साल पहले की बात है, 47 साल पहले यानी कि 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 में क्या हुआ था कि ये जो हम बात करें 44 साल पहले की, तो ये जो मामला था ये क्या था, संविधान की आधारभूत जो संरचना थी उसमें अनुलंघनीय है। कौन सा, ये वाला जो मैं बता रही हूँ आपको, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यानी कि अनुलंघनीय मीन्स क्या होता है, इनवॉयलेट को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, अनुलंघनीय को क्या बोलेंगे, इनवॉयलेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, अखंड, यानी कि इसे तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, अखंड है, ठीक है, कि संसद द्वारा इसको जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये किसकी बात की गई है, ये की गई है स्टूडेंट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें शंकरी प्रसाद, किसकी स्टूडेंट बात करें, हम बात करते हैं हम शंकरी प्रसाद की। देखिए शंकरी प्रसाद, ये सभी वही लोग हैं जो अपने फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, ठीक है। शंकरी प्रसाद की अगर हम बात करें, लेकिन हाँ सभी के मैटर कुछ कुछ अलग थे। शंकरी प्रसाद की अगर हम बात करें, शंकरी प्रसाद 1951, ठीक है। शंकरी प्रसाद कौन थे, शंकरी प्रसाद जो थे स्टूडेंट, शंकरी प्रसाद कौन थे, एक जमींदार थे, एक क्या थे, जमींदार थे। कहाँ के थे स्टूडेंट, वो थे बिहार के। कहाँ के थे स्टूडेंट, बिहार के एक जमींदार थे। और एक जमींदार उन्मूलन एक्ट आया जब आज़ादी मिल चुकी, उसके बाद में सरकार के पास क्या था कि बहुत सारे लोग कुछ जो क्या बोलते ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसके बाद में उन्होंने क्या चलाया था, ज़मींदारी प्रथा चलाई थी, महलवारी प्रथा चलाई थी, ठीक है, और एक रैयतवाड़ी, 3 प्रथा ही चलाई थी, ठीक है ना। तो जमींदारी प्रथा के अंदर क्या था कि जितनी भी ज़मीन थी किसी एक उसका क्या होगा, उसका हेड होगा, और जितना भी वो टैक्स होगा जमींदार के पास में होगा। महलवारी प्रथा के अंदर बात करें तो महलवारी प्रथा के अंदर ये था कि जितना भी टैक्स होगा वो गाँव के पास होगा। रैयतवाड़ी की अगर बात करें तो रैयतों के पास, यानी कि किसानों के पास उसका टैक्स होगा। तो इन सभी चीज़ों को आज़ादी के बाद में जितने भी लोगों के पास में ज़मीन थी, तो उन किसी पास बहुत ज़्यादा थी, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो एक अधिनियम आया जिसको जमींदारी उन्मूलन, यानी कि ज़मींदारी को ख़त्म करने के लिए एक क्या है, एक्ट आया जिसको 1955 का जमींदारी उन्मूलन एक्ट कहा गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो क्या बोलते हैं, जो एक्ट आया वो जमींदारी प्रथा के क्या था, अगेंस्ट था, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखिए समझते हैं थोड़ा सा क्या हुआ था कि प्रथम संविधान संशोधन जो था, प्रथम संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, प्रथम संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो 31A, क्या स्टूडेंट, 31A जो है, सरकार किसी की जो है ज़मीन, सरकार जो है किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकती है, ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकती है। उस टाइम पर जो ज़मींदार थे उनके पास ज़मीन थी, उसको तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कब्ज़ा कर रही थी उन पर, ठीक है, उस ज़मींदारी को उन्मूलन करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठीक है। 31A के अंदर बात की, 31 जो बी था स्टूडेंट, 31B की अगर हम बात करें उसमें क्या था, 31B के अंदर क्या था कि यदि कोई कानून 9वीं अनुसूची, कौन सा स्टूडेंट, यदि कोई भी कानून जो है 9वीं अनुसूची के अंदर अगर डाल दिया जाएगा तो वो क्या होगा, तो वो न्यायपालिका के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। यानी कि यदि 9वीं अनुसूची का कोई भी केस है हमारा, तो हम क्या करेंगे, न्यायपालिका के समक्ष अपने न्याय के लिए नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, अगर 9वीं अनुसूची का कोई भी हमारे पास केस होगा, ठीक है। तो ये बात शंकरी प्रसाद जो है स्टूडेंट, ये शंकरी प्रसाद बनाम जो है राजस्थान राज्य की ये बात की गई, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे एक चीज़ और, एक ये हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम किसको समझेंगे, सज्जन सिंह को समझेंगे। किसको स्टूडेंट समझेंगे, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, सज्जन सिंह बनाम
राजस्थान राज्य की बात की जाए तो 1965 का केस है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने, क्या स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, संसद, दोबारा लिख देती मैं, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ठीक है, 1965 की बात है। तो उसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या कहा कि संसद किससे में बनी, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से, संसद को संविधान के संशोधन का अधिकार प्राप्त है। यानी कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वक्त के मुताबिक वहाँ पे अमेंडमेंट लाए जाएंगे, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पे संशोधन किए जाएंगे। अगर हम बात करें संपत्ति का जो अधिकार था स्टूडेंट, वो कैसा अधिकार था हमारा, एक मौलिक, एक क्या था, फंडामेंटल राइट था। लेकिन उसमें क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन, क्या स्टूडेंट, 44वें संविधान संशोधन की अगर बात करें 1978, 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया, इसको फंडामेंटल राइट से ले जा करके इसको विधिक कानून के अंतर्गत डाल दिया गया। ओके स्टूडेंट, आगे हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका जो राइट आंसर 27 का वो कौन सा है स्टूडेंट, आप बताइए 27 का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट। 27 का राइट आंसर दोबारा पढ़ लेंगे, संविधान का मूल ढांचा। तो किसके अंतर्गत हमने मूल ढांचे की बात की थी, तो देखिए पहला ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, या फिर शंकर प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट ए, यानी कि केशवानंद बनाम केरल राज्य। इसमें हमने क्या करा था, पढ़ा था हमने इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने 47 साल पहले जो एक मामला आया था, किसका था, वो केशवानंद बनाम केरल राज्य का था। तो उसके अंतर्गत हमने बात की गई थी, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा हुआ, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गर्भपूर्ति है। तो लिखा ऑप्शन नंबर ए 54, 55, 56, 57। तो इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, आंसर है बी, यानी कि 55 सदस्य गण होना चाहिए किसकी, लोकसभा की बैठक के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए लिखा हुआ 29 में, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथम कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था, या फिर फ्रांस में हुआ था, या फिर इंग्लैंड में, या फिर बेल्जियम में। तो आधुनिक दल व्यवस्था की अगर बात हुआ तो इसका जो उद्भव हुआ जो कहाँ हुआ, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है सी, यानी कि इंग्लैंड, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ, लॉक का जो विश्वास था, जो फिलोसफर थे लॉक, जॉन लॉक इनका पूरा नाम है, इनका क्या मानना था, संप्रभुता क्या है, समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, या फिर विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, या फिर सी में ऑप्शन देखेंगे लिखा हुआ है समस्त कानूनों से ऊपर है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट वो है क्या, जॉन लॉक का क्या कहना था कि संप्रभुता जो है वो क्या है, विद्यमान है, किसमें, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। इसका राइट आंसर स्टूडेंट बी, जॉन लॉक का उनका मानना था कि संप्रभुता क्या है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। देखिए बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन थे कंप्लीट, जिनको मैंने कोशिश की एक्सप्लेनेशन को अच्छे समझने की, ठीक है। और हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ये आगे जो क्वेश्चन हमारा पेपर है बच्चों, हम इसको सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, प्रत्येक जो ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। आप इसी तैयारी के साथ लगातार लगे रहिए, आपकी सीट कहीं ना कहीं पक्की हो जाएगी टीचिंग लाइन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।